जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। मैं नरेंद्र वर्मा सर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। आज मैं आपके लिए एक अगला टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें मैंने कल का जो टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें अपन देखा था मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, उसमें अपन देखा थे पठार को। मध्य प्रदेश में कल मैंने आपको बहुत प्यारी कोडिंग दी थी, बहुत धांसू कोडिंग दी थी, जिसमें अपन देखे थे मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ा जो पठार है वो है मालवा का पठार। कल जो अपने टॉपिक पढ़ा था उसमें अपन कल समझे थे मालवा के पठार के बारे में, कि मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर फैला था, 28% भाग पे। कल अपने मालवा का संपूर्ण विस्तार, सारे जिले, कितना क्षेत्रफल में कितने गेहूं पाए जाते हैं, हर चीज अपन समझी थी। आज अपन दूसरा पठार को मैं लेकर आया हूं, जिसमें आज अपन बहुत अच्छे से बिल्कुल ट्रिक कोडिंग द्वारा इसको पढ़ेंगे। नर्मदा सोन घाटी वाला पठार जो कितना प्रतिशत है अपना, 26% है। तो आज का जो टॉपिक है नर्मदा सोन घाटी का पठार। कल अपन ने पढ़ा था मालवा का पठार, आज अपन पढ़ रहे हैं नर्मदा सोन घाटी का पठार जो कितना प्रतिशत है, 26%। नर्मदा सोन घाटी में आने वाले जितने भी जिले आज अपन इनको ट्रिक से याद करेंगे, इसकी खासियत देखेंगे, कितने क्षेत्रफल में, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसकी खासियत क्या है, क्या क्या चीज है। इससे पहले मैं आप लोग को और एक काम सूचना दे रहा हूं कि 5 नवंबर तक हमारा जो बैच रहेगा, 7 से 10 वाला जो बैच है, ये 5 नवंबर तक इसकी लास्ट तारीख है। इसके बाद में ये बैच अपना फुल हो चुका है। 7 से 10 जो बैच है एसएससी जीडी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, इसमें मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें जीएस और हिंदी में बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। आप लोगों को रेगुलर क्लास लग रही है, मैथ्स रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस लग रही है। 3 माह का ये कोर्स रहेगा। 3 माह के अंतर्गत हम आपको पूरा सिलेबस करवा देंगे। साथ में पुराने जितने भी पेपर हुए थे एसएससी जीडी में, जो पिछले साल जो पेपर हुआ था, उसके सारे प्रैक्टिस सेल लगाए जाएंगे। साथ में सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो जो विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी करना चाह रहे हैं, 24,369 पद है, फॉर्म भरा रहे। 3 नवंबर लास्ट तारीख है, तो आप लोग फॉर्म भरो। और जिनको कोचिंग ज्वाइन करना है, उसके लिए मैंने 2 ही बैच बनाए, एक 7 से 10 बनाया है और एक 10 से 1 बैच है। ये दोनों ही बैच है जो एसएससी जीडी के, बाकी सारे बैच भरे हुए हैं। तो आप लोग आ सकते हो कोचिंग क्लासेस के अंतर्गत। ये मेरा नंबर है 9713115261। इस नंबर पर आप लोग बुक कर सकते हो, आप जिनको तैयारी करनी है ना। और अच्छे से बैचेस चल रहे हैं, पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से। और अभी तो ये ठंड का महीना पूरा आपका वैकेंसियों में जाएगा, है ना। इसके बाद फिर 23 में तो वैसे भी चुनाव है, तो अभी समय बढ़िया तरीके से पढ़े रहो, लगे रहो, है ना। देखिए आज अपन देखेंगे नर्मदा सोन घाटी के पठार। नर्मदा सोन घाटी की अगर अपन बात करें तो नर्मदा सोन घाटी को आज पूरा संपूर्ण विस्तार में पढ़ेंगे। थोड़ा सा कुछ बेसिक है, पहले अपन समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के पठार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में। पहला आएगा मध्य उच्च प्रदेश, ये भौतिक विस्तार है इसके, कि मध्य प्रदेश के पठारों का जो भौतिक विस्तार है उसको कितने भागों में बांटा, 3। मध्य उच्च प्रदेश में, सतपुड़ा श्रेणी में और पूर्वी पठार में। तो मध्य उच्च प्रदेश में ज्यादातर पठार आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर आपका आएगा सबसे पहले मध्य भारत का पठार। ये मध्य भारत का जो पठार है, सबसे उत्तरी पठार है, जिसको अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आपका बनेगा मध्य भारत के पठार में। दूसरा आएगा बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार भी किसमें आएगा, मध्य उच्च प्रदेश। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा मध्य उच्च प्रदेश में कौन सा पठार नहीं आया, तो आप लोग इसको ध्यान रखना, क्योंकि आजकल ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चे हर पेपर में चीख मार के बाहर हो जाते हैं। तो आप लोग चीख ना मारो, इसलिए मैं आप लोग के लिए बिल्कुल तरीके से बिल्कुल सेटअप बना के पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में चीजें फंसे। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत एक तो आया मध्य भारत का पठार जो सबसे उत्तर में था, फिर आया बुंदेलखंड का पठार, इसके बाद आया मालवा का पठार, फिर आया रीवा पन्ना का पठार और साथ में आया नर्मदा घाटी। तो मध्य उच्च प्रदेश में 1 2 3 4 5 कितने पठार आ जाएंगे, 5 पठार आ जाएंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पर। मध्य उच्च प्रदेश में एक तो मध्य भारत का पठार, दूसरा हो गया आपका बुंदेलखंड, तीसरा हो गया मालवा जिसको कल अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, चौथे नंबर पर आ गया रीवा पन्ना और 5वें पर कौन आ गया, नर्मदा घाटी। तो मध्य उच्च प्रदेश में कितने पठार बनेंगे आपके, 5 पठार बनेंगे। कौन कौन बनेगा, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो इसमें 3 टाइप की पर्वत श्रृंखलाएं भी है और इसके अंतर्गत सतपुड़ा का पठार भी आएगा। कौन सा पठार आएगा आपका, सतपुड़ा का पठार। तो सतपुड़ा श्रेणी में एक तो आएगा सतपुड़ा का पठार, जिसके अंतर्गत पश्चिमी जो श्रेणी है, जो सतपुड़ा का जो पश्चिमी भाग होगा, उसमें राजपीपला पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, राजपीपला। मध्य में बीच में महादेव पर्वत श्रृंखला और पूर्व में आएगा मैकाल श्रृंखला। जैसे ये सतपुड़ा का पठार है, तो सतपुड़ा के पूर्व में अपन देखेंगे तो मैकाल आएगा, बीच में देखेंगे तो आपका महादेव आएगा और पश्चिम में क्या आएगा, राजपीपला पर्वत श्रृंखला आएगा। पर्वत श्रृंखला का इसके बाद अगला टॉपिक आपका पर्वत श्रृंखला का होगा, जिसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं अभी आपके दिमाग में डाल दूं। पठार के बाद अपना अगला टॉपिक ये रहेगा। पूर्वी पठार में एक ही पठार आएगा, जिसका नाम क्या है आपका,
बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार किसमें आएगा? पूर्व में आएगा। तो 5 तो ये हो गए आपके, सतपुड़ा का पठार 6 हो गया, और लास्ट कौन सा हो गया? बघेलखंड। कितने पठार हो गए? 7। तो ये 7 पठारों को 3 श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। मध्य उच्च प्रदेश में, सतपुड़ा श्रेणी में, पूर्वी पठार में। पूर्वी पठार में बघेलखंड आ गया, सतपुड़ा में आपका सतपुड़ा का पठार आ गया, 3 पर्वत आ गए, जिसके पश्चिम में देखें तो राजपीपला, मध्य में महादेव, पूर्व में मैकाल आ गया। इसके बाद अपन देखें यहाँ पर मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो कल अपन ने मालवा पूरा विस्तार से पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी। कौन सा पढ़ेंगे? नर्मदा सोन घाटी को। तो ध्यान समझना, नर्मदा सोन घाटी की अपन बात करें तो मैंने आपको नर्मदा जी के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया था। एक एक चीज अपन ने नदियों को समझा था, और पूरी नदियों को मैंने फुल डायग्राम, फुल चीजों में फुल एक एक चीज दिखा दिखा के आप लोग को पढ़ाया था। जिसने नदियों का वीडियो नहीं देखा, पहले आप लोग मेरा नदियों का वीडियो देखना, मजा आ जाएंगे आप लोग को। हर पेपर में क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका पठार का टॉपिक आता है। देखिए बात करें अपन यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी की। किसकी बात करें? नर्मदा सोन घाटी। एक बार मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। कल जो अपन ने पढ़ा था, मध्य प्रदेश के पठार पढ़े थे। मध्य प्रदेश के जो पठार थे उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी टोटल? तो अपन ने क्या देखा था? 7 पठार थे। कितने पठार थे? 7 पठार थे। 7 पठार। आप लोग साथ में मध्य प्रदेश का मैप भी बनाना सीखा करो, जैसे मैं ये बना रहा हूँ तो आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। आई लव यू टू मध्य प्रदेश बीच बीच में बोला करो, क्योंकि अपने देश का मेन हृदय प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश। इसमें अपन ने यहाँ से जो देखा था वो देखा था अपन ने कौन सा पठार? तो ये देखा था मध्य भारत का पठार। कौन सा पठार था? मध्य भारत। इसके बाद इधर जो गया था ये गया था आपका बुंदेलखंड। इसके बाद ये वाला हो गया था मालवा। मालवा के नीचे आएगा नर्मदा सोन घाटी, जिसको आज अपन पढ़ेंगे। इसके बाद आपका सतपुड़ा आ जाएगा, ये आपका रीवा पन्ना आ गया, और ये क्या आ गया? आपका बघेलखंड आ गया। इनको पूरा प्रतिशत से मैंने पढ़ाया था। इसका जो प्रतिशत है मध्य भारत का वो था आपका सबसे उत्तर में 10.68%। कितना प्रतिशत? 10.68। ये आपका मालवा था 28%। नर्मदा सोन घाटी 26%। ये कितना प्रतिशत था? सतपुड़ा 11%। बुंदेलखंड जो था 7.7% था। रीवा पन्ना की बात करें 10.37% था। और बघेलखंड कितना प्रतिशत था? 7%। सबसे छोटा पठार कौन सा हो गया? बघेलखंड का। सबसे बड़ा पठार कौन हो गया? मालवा का पठार। आज अपन देखेंगे इसमें नर्मदा सोन घाटी को। तो नर्मदा सोन घाटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको आज अपन देख लेते हैं। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचली जगह है। कैसी जगह है? सबसे निचली। क्वेश्चन आता है सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो आपको पता है धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित जगह कौन सी? धूपगढ़। आपको पता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। तो अपन सतपुड़ा के पठार में कल उसको पढ़ेंगे। आज अपन देख रहे हैं नर्मदा सोन घाटी। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा क्या है? तो सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा है आपका धूपगढ़। और सबसे नीचाई वाला जो गहरा हिस्सा है वो कौन हो जाएगा आपका? तो सबसे गहरी जो जगह है वो है नर्मदा सोन घाटी। सबसे गहरी जगह नर्मदा सोन घाटी। सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन हो गया आपका? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित हो गया धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी होगी? 1350। किसके अंतर्गत आएगी? सतपुड़ा के पठार में आएगी। धूपगढ़ जो है आपका, आपको सभी को पता है कि महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है और एमपी की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे ऊंची जो है जगह है उसको अपन बोलेंगे माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंचाई देखें तो जगह कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर, है ना। साथ में अपन देखें सबसे गहरी जगह है मैरियाना गर्त। कौन सा गर्त आएगा? मैरियाना गर्त, है ना, जो 11,022 मीटर है, जो सबसे गहरा है। तो सबसे गहरी जगह आपका जो आ जाएगा मैरियाना गर्त। सबसे ऊंचाई पर जो आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? माउंट एवरेस्ट। दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का अंतर आता है। ये अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखेंगे। तो अपन ने देखा कि नर्मदा सोन घाटी में देखो मां नर्मदा में बहुत पानी है। नर्मदा जी पूरी बहती है, पूरा पानी भरा हुआ नर्मदा जी की अपन बात करें तो इतना पानी है इसके अंतर्गत। तो इसी कारण नर्मदा सोन घाटी के पठार को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो अर्थव्यवस्था, जो खेती होती है वो नर्मदा जी की वजह से होती है। और कृषि की अर्थव्यवस्था की क्या कहा जाता है? रीढ़ कहा जाता है। आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में 2 जिले को बिल्कुल सुनहरे जिले कर दिए, खंडवा और खरगोन को। सबसे क्या कर दिया है? सुनहरे जिले कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान जी से एक और निवेदन है आपसे, रनाइल में पानी की बहुत कमी है, 2 कुआं खुदवा दिए, पानी नहीं है, थोड़ा सा वहां भी आप ध्यान दीजिए ना। देखिए नर्मदा सोन घाटी का जो नर्मदा जी का पानी रनाइल तक भेजे। थोड़ा सा मैं आपसे और निवेदन करता हूं कि हमारा जो कैमरा मैन है संजू, उसके यहाँ भी पानी नहीं है ना। उसके गाँव में बिल्कुल पानी नहीं है संजू, है ना। अपना माओवाटी वाला जो एरिया है वहां भी बिल्कुल पानी नहीं है ना। तो वहां भी करवाते हैं, बात करते हैं शिवराज सिंह से ना। चलो देखिए
कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो नर्मदा घाटी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला एरिया कौन सा है? तो नर्मदा सोन घाटी। एमपी का सबसे निचला एरिया कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी, है ना। दबा दबा के होल लगा दिए, है ना, दे गए होली होल लगा दिए, पानी नहीं निकला, है ना। सबसे निचला एरिया कौन सा है? तो अपना सबसे निचला एरिया गणाया, दबा दबा के होल लगा दिए, है ना। कौन सा आएगा आपका? नर्मदा सोन घाटी। पश्चिमी क्षेत्र में नर्मदा का जी का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे अपन बात करें, ये यहाँ पर पठार है आपका नर्मदा का, नर्मदा सोन घाटी का पठार। कौन सा पठार है अपना? नर्मदा सोन घाटी। ये हो गई अपनी नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी का ये वाला एरिया पश्चिम होगा और इधर वाला एरिया क्या होगा? पूर्व होगा। तो पश्चिमी एरिया की अपन बात करें तो पश्चिमी एरिया दक्कन ट्रेप चट्टानों से निर्मित है। नर्मदा सोन घाटी का पश्चिमी एरिया किस चट्टानों से निर्मित है? दक्कन ट्रेप चट्टान। जब अपन चट्टानें पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको इसको पूरी तरीके से बारीकी से बताऊंगा। एक एक चट्टानों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, कितनी चट्टानें होती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है, तो बेसाल्ट जो चट्टान है वो किस चट्टान से मिलकर बनती है, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। दक्कन ट्रेप चट्टान नर्मदा का पश्चिमी भाग है और नर्मदा जी का जो पूर्वी भाग है वो धारवाड़ क्षेत्र से निर्मित है। किस क्षेत्र से निर्मित है? धारवाड़। ये तो अपने पश्चिमी लिख दिया। अगर आपसे पूर्वी पूछे, ये पश्चिम हो गया, पूर्वी क्षेत्र पूछे तो कौन सा पठार आएगा? धारवाड़ से निर्मित है। वैसे याद रखना, धारवाड़ का जो पठार है ना वो कर्नाटक में, दक्कन का पठार महाराष्ट्र, धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है ना। छोटा नागपुर का पठार जिसको भारत का रूर कहा जाता है वो झारखंड में, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है जिसको क्या बोलते हैं? मालवा का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसको विश्व की छत कहा जाता है, पामीर का पठार। विश्व का सबसे विस्तृत पठार की अपन बात करें तो तिब्बत का पठार। आदि चीज तो मैं आपको वैसे याद करवा देता हूँ, इसके साथ में और भी चीजें आपको याद हो जाती है। देखिए, इनको लिख लिया करो, है ना। ये पेपर के अंतर्गत आते हैं, ऐसे कोई ना बाबा रामदेव भाषण दे रहे हैं, ये सब पेपर के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन है ना, इनको पढ़ा करो। दक्कन ट्रेप चट्टान की बात करें तो दक्कन ट्रेप चट्टान में कौन सा आएगा आपका? ये धारवाड़। कौन सा? धारवाड़। ये पश्चिम में आपका दक्कन ट्रेप चट्टान, पूर्व में कौन सा आएगा? धारवाड़ आएगा। नर्मदा के पूर्व में धारवाड़, नर्मदा के पश्चिम में दक्कन ट्रेप चट्टान आएगी ना। अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी को कहा जाता है। किसकी रीढ़ कहा जाता है? अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला पठार तो ये हो गया आपका नर्मदा सोन घाटी। अब अपन नर्मदा सोन घाटी के बारे में थोड़ा बारीकी से समझेंगे। देखिए, नर्मदा सोन घाटी के बारे में अगर अपन विस्तार से समझे, ये अपना पठार हो गया, पठार का नाम हो गया नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। कौन सा पठार हो गया आपका? नर्मदा सोन घाटी का पठार हो गया। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नर्मदा सोन घाटी कितने हजार किलोमीटर में है? तो 86,000 वर्ग किलोमीटर में यह पठार फैला हुआ है। नर्मदा सोन घाटी में सबसे ज्यादा जो पैदा होता है वो गेहूं होता है, इसी कारण इसको गेहूं की पैटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस पठार को? गेहूं की पैटी के नाम से जाना जाता है। गेहूं की पैटी किस पठार को कहा जाता है? गेहूं की पेटी तो नर्मदा सोन घाटी को कहा जाता है। गेहूं की पेटी किसे कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी को। नर्मदा सोन घाटी का पठार 86,000 वर्ग किलोमीटर में तो है, साथ में नर्मदा सोन घाटी जो पठार है ये टोटल प्रतिशत पूछे तो आपको लगाना है 26% भाग पर फैला है। नर्मदा सोन घाटी किस प्रतिशत भाग पर फैला है? 26% भाग पर फैला है। सबसे निचला वाला पठार कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी। सबसे ऊंचाई वाली जगह कौन सी है? तो उसको क्या बोलेंगे अपन? धूपगढ़ बोलेंगे, है ना, धूपगढ़। नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत टोटल जो जिले हैं, मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नर्मदा सोन घाटी में कितने जिले निर्मित है? तो नर्मदा सोन घाटी में टोटल 14 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 14 जिले। बता रहे हैं आप लोगों को, पेपर के अंदर पूछ लिया नर्मदा सोन घाटी में कौन सा, नर्मदा सोन घाटी के पठार में कौन सा जिला नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप लोग पेपर में चीख मार दोगे, है ना। इसलिए इसके लिए बहुत धांसू में आपको आज कोडिंग दे रहा हूं जिसमें पूरे के पूरे 14 जिले आ जाएंगे। देखो, विस्तार समझ लिया। अब इन 14 जिलों को आप कैसे याद करोगे? मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा तो भी भूल जाओ, क्योंकि हर चीज में तो कुछ ना कुछ। अभी कल अपन देखा था 19 जिले, है ना। उषा निशा देवी की भोजने सिदार में राम गुजारा, एक सांस में मैंने कितने बोल दिए? 19 बोल दिए। आप एक सांस में उन लाइन से ना तो उनको बोल सकते हो ना ही याद कर सकते हो। फिर कितना आ गए? ये 14 आ गए। तो जितने भी 14 जिले हैं, आज मैं इसको बहुत धांसू एक ट्रिक दे रहा हूं, एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं पहले आप लोग को बोल देता हूं, नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में हज देखा अली अन्नू बेहोश हुआ। तुम्हारी कसम इसमें पूरे 14 जिले आ गए। कितने जिले आ गए इसके अंदर? 14 जिले आ गए। तो पहले अपन ने देखा 26% भाग पर फैला है। नर्मदा सोन घाटी पठार की बात करें 86,000 वर्ग किलोमीटर में। इसको गेहूं के पेटी के नाम से भी इसी पठार को जाना जाता है। कौन सी पेटी कहा जाता है इसको? गेहूं की पेटी कहा जाता है, या अन्न की डलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अन्न की
डलिया कहा जाता है। किस पठार को कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की बात करें अपन तो यहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र भी नर्मदा सोन घाटी के पास है, क्योंकि उद्योग जहाँ खुलेंगे वहां पर पानी की व्यवस्था होगी। तो सारी चीजें पहले अपन देखेंगे, मध्य प्रदेश में कितने जिले निर्मित थे? इसमें 14 जिले। मालवा में कितने जिले थे? 19 जिले थे। उसकी कोडिंग क्या थी? उषा निशा देवी की भोजन सिदार में आराम गुजारा। अब अपन बात करें अपन नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी में कितने जिले आते हैं? 14। 14 जिले को सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए, एक ही सांस में आप लोगों को 14 जिले बोल देंगे, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कोडिंग दे रहा हूं, बहुत प्यारी कोडिंग है मेरी ये। कोडिंग देखिए आप लोग, अपन ने रख दिया इसमें नर्मदा सोन घाटी, ताकि आपको मालूम हो जाए, है ना। और अपन क्या पढ़ रहे हैं? नर्मदा सोन घाटी में आने वाले जिले। क्या पढ़ रहे हैं अपन? जिले। और टोटल जिले कितने हैं इसके अंतर्गत? 14 जिले हैं, जो किस पठार में आते हैं? नर्मदा सोन घाटी में। तो मेरी कोडिंग है नर्मदा सोन घाटी। देखिए आप लोग सब विद्यार्थी मेरी जानो, मैं चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। कोडिंग भी याद कराने का मैं तरीका बताता हूं। मालवा की याद हो जाएगी, उषा निशा देवी की भोजन सिदार में आराम गुजारा। नर्मदा सोन घाटी अपन ने शुरू में रख लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में, नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में, उन मंडी में, कोडिंग देखिए आप लोग, नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में हज देखक। क्या देखक? हज देखक। हज देखक, दो खाएगा, खंडवा खरगोन, हज देखक। आपको पता है हज यात्रा सऊदी अरब में होती है। जिस तरह हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा होती है, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में कौन सी यात्रा होती है? हज यात्रा होती है, जो मक्का से मदीना तक जाती है। कहां से कहां तक जाती है? मक्का से मदीना तक। आपको पता है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? मक्का में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था कहां पर हुआ था? मक्का में, 570 में। तो मक्का में जन्म हुआ था और मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहां हुआ था? मक्का में, और मृत्यु कहां हुई थी? मदीना में। तो ये जो मक्का से मदीना तक की यात्रा है, इसको कौन सी यात्रा बोलते हैं? हज यात्रा बोलते हैं। कौन सी यात्रा बोलते हैं? हज यात्रा बोलते हैं ना। इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था, और तुम्हारी कसम 8 जून की रात थी। कितनी जून की रात थी? 8 जून की रात थी। 8 जून, कितनी जून है? 8 जून। और 832 ईस्वी में, 632 गलत लिख दिया मैं, 632 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर मृत्यु हो गई थी? मदीना में मृत्यु हो गई थी। तो मक्का से मदीना तक की यात्रा को हज यात्रा कहते हैं। इसमें बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं भीड़ के अंदर। जैसे अपन देखते हैं केदारनाथ के अंदर पहाड़ हट जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो यहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो उनके ऊपर से अपन कोडिंग बनाई थी, नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में हज देखक। हज देखा, इतनी भीड़ थी तो दो लोग थे, अली और अन्नू। क्या नाम था उनका? अली और क्या आएगा? अन्नू। अली और अन्नू, अली और अन्नू। तो देखो इन लोगों ने क्या करा? हज यात्रा देख ली। हज यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ थी, चक्कर आ गए और ये लोग बेहोश हो गए। ये याद करने का तरीका था कि हज यात्रा को देखकर अली अन्नू क्या हुए? बेहोश हुए, बेहोश हुए। अली अन्नू क्या हुए यहाँ पर? तो ये हो गया बेहोश हुए, बेहोश हुए। इसके अंतर्गत जितने भी मालवा में आने वाले जिले सब इस कोडिंग में आ गए। नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में हज देखक अली अन्नू बेहोश हुए। हज से अपन को एक क्वेश्चन जीके का याद हो गया कि हज यात्रा कहाँ निकलती है? सऊदी अरब में। किसकी याद में? हजरत मोहम्मद साहब की। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। 8 जून 632 ईस्वी में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहां पर हुई थी उनकी? मदीना में हुई थी। तो हज यात्रा को देखकर भीड़ में दो लोग गए थे, अली अन्नू क्या हो गए? वहां पर बेहोश हुए। तो अपन ने कोडिंग देखी यहाँ पर कि नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में हज देखकर अली अन्नू क्या हुए? बेहोश हुए। नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में हज देखकर अली अन्नू बेहोश हुए। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें आजकल पेपर में पूछी जा रही है। बता रहे हैं कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते। अब अगर आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से पेपर में बाहर, क्योंकि पहले ऑफलाइन पेपर होते थे, एक दिन में एक पेपर होता था। अब एक एक महीने तक पेपर चलता है। अब तो पूरा वो डीप ही जाता है अंदर ही। तो अपन भी पूरे डीप घुसी गई अंदर, एक एक जिला छांट के लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। चल आप पेपर इस बार निकालना है, कुछ भी हो जाए ना। नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में आज देखकर अली अन्नू क्या हुए? बेहोश हुए, बेहोश हुए ना। देखिए ये हुआ 1 2 3 4, ये हुआ 5 6 7 8 9। 9 के बाद अलीराजपुर 10, अलीराजपुर के बाद अनूपपुर क्या आएगा? 11, ये 12, ये आएगा 13, ये आएगा 14। कितने जिले थे टोटल? 14 जिले थे। मैंने लिखा था कि मैं हुए साइलेंट है, अपने हिसाब से मत ठोक देना वरना जिले ज्यादा हो जाएंगे। तो कोडिंग है
नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में हज देखा कली अन्नू क्या हुए, बेहोश हुए। नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में हज देखा कली अन्नू क्या हुए, बेहोश हुए। इसमें किसकी बात करें अपन, नर्मदा सोन घाटी की। देखिए आप लोग, नर्मदा सोन घाटी के प्रमुख जिले, नर्मदा सोन घाटी में ऊ से आएगा उमरिया, ऊ से क्या आएगा, उमरिया। उमरिया किस नदी के किनारे बसा है, तो उमरिया के पास में नदी तो नहीं है यहाँ पर ये जो जिला है, ये जो जिला है इसके कुछ भाग जो है वो नर्मदा जी के पास है। किसके पास है, नर्मदा जी के पास में। और मैंने आपको वैसे ट्रिक से याद भी कराया था, नर्मदा वाले पूरे जिले है ना। तो उमरिया जो है ये किसके पठार में आता है, नर्मदा सोन घाटी के पठार में आता है। क्या आता है, उमरिया। एक क्वेश्चन पेपर बनेगा, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना कहां पर है, उमरिया। वन का बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा है, जिसने नहीं देखा मेरा पूरा टॉपिक देखे, पूरा चित्र से बताया था कि लाख वृक्ष कैसा होता है, उसमें से क्या निकलता है, चूड़ों के अंतर्गत ना जो महिलाएं पहनती है चूड़े, उसमें क्या लगता है, लाख लगता है। तो मध्य प्रदेश का लाख बनाने में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा। पहला स्थान रांची का है झारखंड का, और अपने एमपी का कौन सा स्थान है, दूसरा। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना कहां पर है, उमरिया में। कत्था के कारखाना पूछा जाता है जो शिवपुरी और बानमोर में, जो पीएससी में पूछा था, और साथ में उमरिया वाला तो पेपर में आते ही रहता है ना। तो देखिए उसे क्या हो गया आपका, उमरिया। अपन साथ में कुछ क्वेश्चन जोड़ेंगे तो आपको और भी चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी, और साथ में आप लिखते भी जाया करो। ना से आएगा नरसिंहपुर, ना से क्या आएगा आपका, नरसिंहपुर। याद रखना, नरसिंहपुर में मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र है। कौन सा केंद्र है, गन्ना अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है, नरसिंहपुर में। अब तो वैसे गन्ने वन्ने खत्म हो चुके हैं, क्योंकि लोग जो है गन्ने के खेत के अंदर, पहले आपको पता है पिताजी सांटे से दे ही जाते थे, दमादम तरीके से नहीं पड़ते थे, तो है ना, और गन्ने खेत में लोग भरा भी जाते थे, फिर आपको पता है क्या होता था। देखो उसे क्या आएगा आपका, उमरिया। ना से क्या आएगा आपका, नरसिंहपुर। उमरिया होगा। मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र, नरसिंहपुर। गन्ना अनुसंधान केंद्र, नरसिंहपुर। लाख बनाने कारखाना, उमरिया। लाख बनाने कारखाना, उमरिया। अच्छा, अगला आएगा आपका मंडला। क्या आएगा आपका, मंडला। सभी को पता है मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मंडला। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, याद रखना। डिंडोरी। अगला क्या आएगा आपका, डिंडोरी। डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, डिंडोरी। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत डिंडोरी की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में, मैंने आपको कल पढ़ाया, उससे एक राष्ट्रीय उद्यान का बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाया, संजीव कुबाब का पे समाओडा अभियान पढ़ाया, गंगा में कभी सना घासी, डूब के मरा 900 बोरा फेंको, उस पाप के पैसे को कैसे बचाओ। ये पूरे मैंने 33 अभियान बोल दिए, 12 राष्ट्रीय उद्यान बोल दिए ना। पेपर में एक आता है, अपना सारी कर ली, अब पूछताछ पूछेगा। तो मध्य प्रदेश में मंडला में क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, क्या नाम है, कान्हा किसली। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, जीवाश्म। जीवाश्म कहां पर है, डिंडोरी। ये चीज बार बार रिवाइज करोगे तब जाके, बार बार बोलो, 2-4 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा, शेर हो जाएगा बिल्कुल। देखो ऊ से क्या आएगा, उमरिया। ना से क्या आएगा, नरसिंहपुर। मा से क्या आएगा, मंडला। डी से क्या आएगा, डिंडोरी आएगा। अब मुझे बताओ, लाख बनाने कारखाना उमरिया में हो गया, लाख बनाने कारखाना उमरिया में हो गया। आपने देखा था नरसिंहपुर में क्या है, गन्ना है। मंडला में क्या है, कान्हा किस लिए। डिंडोरी में क्या है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। हा से आएगा हरदा। पांचवी पर क्या आएगा आपका, हरदा। पांचवी पर क्या आएगा आपका, हरदा। हरदा। मध्य प्रदेश में औसतम कृषि जोत हरदा में है। औसतम कृषि जोत का एरिया कहां पर है आपका, हरदा में। औसतम कृषि जोत का मतलब होता है कि वहां पर सारा सामान औसतम निकलता है। जैसे अपन ने देखा, किसी को कोई बोलता है सर मेरे यहाँ तो 2 थैली सोयाबीन हीटे इस बार, है ना। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। कभी तो जितने बोते उतने भी नहीं थे, 2 थैली सोयाबीन हीटे, 4 थैली बोए थे, है ना। तो कुछ अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपने जितने बोए उतने तो आपको हिट ही आएंगे, है ना। कहाँ की बात करें, हरदा में। कृषि औसतम जोत कहां पर है, हरदा में, है ना। अगला आएगा जबलपुर, नहीं जबलपुर, याद रखना, इसका नाम ही चेंज कर दिया मैंने, जबलपुर। आपको पता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत धुआंधार जलप्रपात कहां पर है, जबलपुर। संगमरमर कहां पर है, जबलपुर। हाईकोर्ट कहां पर है, जबलपुर, है ना। जबलपुर जो है, आपको पता है मध्य प्रदेश में साक्षरता में पहला स्थान किसका है, जबलपुर का है। इसमें दबा के क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन है जबलपुर। जब मैं आपको जिला पढ़ाऊंगा ना, 52 जिला, उसमें एक एक जिले की एक एक खासियत बताऊंगा। पर मैं चाहता हूं कि आपको बोल बोल के इतना याद करा दूं कि आपके दिमाग में नॉर्मली क्वेश्चन, तो आपको नॉर्मल क्या यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, कुछ अलग से तो है नहीं। अब संगमरमर यही है, कुछ रणाल में तो हिटेगा नहीं। देखिए 7वें नंबर पे अपन बात करें यहाँ पर, देवास। क्या आएगा यहाँ पर, देवास। 7वें पर क्या आएगा आपका, देवास। सभी को पता है बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, देवास। चमड़ा बनाने का कारखाना कहाँ पर है, देवास। देवास में बैंक नोट प्रेस है और चमड़ा बनाने का कारखाना है ना। खा से आपका आएगा खंडवा। खा से क्या आएगा आपका, खंडवा। मैं बार बार बोलता हूँ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गांजा कहाँ पर है, खंडवा। गांजा कहाँ पर है, खंडवा, है ना। प्याज कहाँ पर है, खंडवा। प्याज को खाती फल कहा जाता है, याद रखना। खंडवा में क्या है, प्याज है और क्या है,
खाती फल है, प्याज को ही खाती फल बोलते हैं ना, याद रखना आप लोग। खंडवा में एक क्या है, गांजा है, और एक खाती फल है जो बड़ा फेमस है भैया। गांजा नहीं पीना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक है ये सब चीज। गांजा, दारू, सच्चा, काजू बादाम खाओ। और भी अगर आपको लगता है कि और खाना है तो कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, है ना, बढ़िया उन चीजों को देखो। खरगोन क्या आएगा, खरगोन। याद रखना मध्य प्रदेश के अंतर्गत खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले कहा जाता है। खंडवा और खरगोन को क्या कहा जाता है, सुनहरे जिले कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास कहां पर है, खरगोन में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास कहां पर है, खरगोन में। एशिया में हरी मिर्च की जो मंडी है वो कहां पर है, खरगोन में। भैया एशिया की हरी मिर्च की मंडी, मतलब खरगोन फेमस है कपास और हरी मिर्ची के लिए, है ना। खंडवा खरगोन में मां नर्मदा जी की ऐसी कृपा है कि इनको सुनहरे जिले बना दिए। 3-3 खेती ये लोग दबा के करते हैं और दबा के अनाज निकलता है। तो उसे क्या आएगा, उमरिया। वहां से क्या आएगा, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, हरदा, जबलपुर, देवास, खंडवा, खरगोन, ये वो जिले। देखो अब आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन आ जैसे मालवा के पठार में कौन सा नहीं है, या मालवा के पठार को कौन से जिले टच करते हैं, तो उसमें मैंने आपको देवास भी बताया था। देवास मालवा में भी है और किसके अंतर्गत आता है, नर्मदा सोन घाटी में। ये दोनों को टच करता है। ये किसमें आता है, मालवा में भी आता है और किसमें आता है, नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत भी आता है ना। अलीराजपुर 10वें पर क्या आएगा आपका, अलीराजपुर, अलीराजपुर। मैंने बार बार बोलता हूं मध्य प्रदेश में साक्षरता में सबसे कमजोर जिला है अलीराजपुर। मात्र 36.1% साक्षरता है। और एमपी का ही नहीं, एशिया का सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है, अलीराजपुर। इसके बाद आएगा अनूपपुर। 11वें पर क्या आएगा आपका, अनूपपुर, अनूपपुर। सभी को पता है अमरकंटक के अनूपपुर के 3-3 किलोमीटर के दायरे से 3 नदियां निकलती है। एक निकलती है नर्मदा, सोन, जोहिला, नर्मदा, सोन, जोहिला। इनको बहुत अच्छे से मैंने नदियों का वीडियो पढ़ाया, आप लोग देखना। नर्मदा, सोन, जोहिला कहां से निकलती है, अमरकंटक के अनूपपुर से। 12वें पर आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, बैतूल। क्या आएगा आपका, बैतूल आएगा। बैतूल में बहुत सारी चीजें बड़ी फेमस है, ये मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को पता है जो यहाँ पर आते हैं। देखो ऑनलाइन में थोड़ा दायरा होता है, मैं ज्यादा यहाँ बोल नहीं सकता। ऑफलाइन क्लास में तो हमारे बच्चे बोलते हैं कि सर गाल दुख रहे हैं, आप इतना हंसाते हो, हंसा पढ़ाते हो। यहाँ पर एक दायरा रहता है ना, उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। बैतूल में ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट का कारखाना बैतूल। HMT ट्रैक्टर का कारखाना बैतूल। घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल। बैतूल के मुल्ताई से 2 नदियां निकलती है, एक वर्धा निकलती है और एक ताप्ती निकलती है। एक चीज और यहाँ पाई जाती है, आप कमेंट करके बताइए क्या पाई जाती है। देखिए अगला आएगा होशंगाबाद। 13वें पर क्या आएगा आपका, होशंगाबाद। क्या आएगा, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पाए जाते हैं, होशंगाबाद। एमपी में सर्वाधिक गेहूं कहां पर है, होशंगाबाद। याद रखना। होशंगाबाद के बाद आपका 14वां जो जिला आएगा वो आएगा शहडोल। कौन सा जिला आएगा आपका, शहडोल। तो बहुत आसान कोडिंग थी। नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में हज देखक अली अन्नू बेहोश हुए। नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में हज देखक अली अन्नू बेहोश हुए। एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि इन जिलों को आप एक बार अच्छे से मेरे साथ रिवाइज कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में हज देखक अली अन्नू क्या हुए, बेहोश हुए, बेहोश हुए। देखिए अब एक एक शब्द मैं उंगली कर रहा हूं, आप लोग भी जो देख रहे हैं ऑनलाइन मेरे विद्यार्थी, आप लोग भी इनको साथ में देखा करो। जिसमें ऊ से बहुत दिमाग में आ गया, उमरिया लाख बनाने का कारखाना। नरसिंहपुर आ गया, गन्ना अनुसंधान केंद्र। मंडला आ गया, काना किसली। डिंडोरी आ गया, जीवाश्म आ गया। हरदा आ गया, औसतम कृषि जोन। जबलपुर में संगमरमर पाया जाता है, धुआंधार है। देवास में बैंक नोट प्रेस है, चमड़ा कारखाना। खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, दोनों सुनहरे जिले कहलाते हैं, है ना। अलीराजपुर हो गया, अनूपपुर हो गया, बैतूल हो गया, होशंगाबाद हो गया, और क्या हो गया, शहडोल हो गया, है ना, शहडोल। अब देखो वैसे अब मैं पूछूं भीड़ है क्या, आप वैसे ही बता दोगे भीड़ है कि ये नहीं है इसमें। अब मैं आपसे पूछूं देवास है क्या, तो देवास है। उज्जैन है क्या, तो आपको पता उज्जैन कल अपन ने मालवा के पढ़ाने पढ़ा था। अब कुछ भी क्वेश्चन दे देगा 4 ऑप्शन, सही बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आगे तो आप लोग चीख मार दोगे। उस टाइप पे आपको ये कोडिंग काम आएगी। सभी विद्यार्थियों को एक बार और मैं बता रहा हूं, यहाँ पर बार बार मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, मैं इसलिए आपको बार बार बता देता हूं कि ये 5 तारीख तक का बैच है। 7 से 10 सुबह की डिमांड बहुत ज्यादा है बच्चों की, सर हमें सुबह आना है। तो सिर्फ जिनको आना है, फोन नहीं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप सीधे कोचिंग के अंतर्गत आइए और पढ़ाई करिए। इसके बाद 5 तारीख के बाद में ये बैच हमारा बंद हो रहा है। इसमें अभी अधिकांश बच्चे आ चुके हैं, जिनको आना है वो अभी आ सकते हैं। इसके बाद 10 से 1 बैच रहेगा।
बस एसएससी जीडी के दोनों बैच ही है, दोनों बैच हमारे। उसके बाद में फिर पटवारी के बैच चल रहे हैं, दरोगा के बैच चल रहे हैं। दरोगा सुबह 7 से लेके तो शाम को 7 तक कंटिन्यू दबा के बैचेस चल रहे हैं ना। दो हाल हैं जो भरे पड़े हैं। अभी मैंने एसएससी जीडी के अंतर्गत कुछ बच्चों को इधर उधर करके 2 मैंने बैचेस अभी व्यवस्था की है। तो जो विद्यार्थी आना चाहे आ सकते हैं। और आप लोग जितने भी विद्यार्थी हो, आपको जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जीएस के सिवा, जीएस में आपका संविधान हुआ, भारत का भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए। वैसे मैं सारी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और जिसको और एक्स्ट्रा पढ़ना है कि सर इसमें एमपीजी के चल रहा है, मेरे को एसएससी जीडी की तैयारी करना, तो वो अभी मैं ऑफलाइन क्लासेस चला रहा हूँ। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को, है ना। और बढ़िया पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और साथ में बढ़िया दबा के पढ़ाई भी करते रहो।